शुरुआत में हमें रोयस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो आसमान से नीचे गिर रहा होता है। रोयस अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुलता। अब रोयस जमीन के काफी करीब पहुंच जाता है और तभी उसकी बॉडी पर लगा हुआ सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद उसका पैराशूट खुल जाता है। अब रोयस झाड़ियों से अटकते हुए जमीन पर गिरता है। अब रोयस के पास एक और आदमी की लैंडिंग होती है जिसका नाम कुचिलो होता है। कुचिलो अपने दोनों वेपन्स रोयस पर तान देता है लेकिन रोयस उसे समझाता है कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। अब तभी एक और आदमी उनके पास गिरता है जिसके गिरते ही मौत हो जाती है क्योंकि इसका भी पैराशूट नहीं खुला था। अब रोयस और कुचिलो के पीछे एक आदमी छुपा हुआ होता है जो अचानक इन दोनों पर फायरिंग शुरू कर देता है। रोयस और कुचिलो किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक लकड़ी के पीछे जाकर छुपते हैं। रोयस चुपके से उस आदमी के पीछे से जाता है और उसके सर पर गन तान देता है और उससे फायरिंग बंद करने के लिए कहता है। इस आदमी का नाम निकोलाई होता है और ये एक रशियन सोल्जर होता है। निकोलाई बताता है वो एक जंग लड़ रहा था, तभी अचानक एक रोशनी हुई और जब उसकी आँख खुली तो वो आसमान से नीचे गिर रहा था। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इजाबेल होता है। ये एक इजरायली स्नाइपर शूटर है। वो बताती है कि उसने इस तरफ कुछ पैराशूट को आते हुए देखा था। अब ये सभी लोग पता करने के लिए उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें दो लोग दिखाई देते हैं जो आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। इनमें से एक का नाम स्टैंस होता है और दूसरे का नाम मोम्बासा होता है। अब ये लोग इन सभी को देखकर अपनी लड़ाई रोक देते हैं। अब जंगल में थोड़ी ही आगे बढ़ने पर इन्हें एक और आदमी दिखाई देता है जो एक पेड़ से लटका हुआ होता है। रोयस उसे शूट करके आजाद कर देता है। रोयस उससे पूछता है अब तुम कौन हो? तब वो आदमी कहता है वो एक डॉक्टर है और उसका नाम एडविन है। एडविन कहता है वो अपने क्लिनिक जा रहा था और तभी अचानक एक रोशनी हुई और जब उसने आंखें खोली तो वो आसमान से नीचे गिर रहा था। सेम ऐसे ही सभी के साथ हुआ था। अब इन लोगों को यहाँ पर और एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम हांजो होता है। हांजो एक खंबे के सामने खड़ा होता है जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे और उस खंबे के पास कई सारी हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे। अब इन हड्डियों के कंकालों को देखकर सभी अपने अपने राय बनाने लगते हैं। अब रोयस सभी से कहता है उन लोगों को जंगल की सबसे ऊंची जगह पर जाना होगा और वो लोग वहीं से इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता देख सकते हैं। अब वो सभी 8 लोग जंगल की ऊंची जगह की तरफ जाने लगते हैं। अब निकोलाई को रास्ते में एक फूल दिखाई देता है जिसे वो छूने वाला था लेकिन तभी उसे एडविन रोक देता है और वो उससे कहता है अगर तुमने इस फूल को छुआ तो इसका जहर तुम्हारे शरीर को पैरालाइज कर देगा, जिसके बाद तुम्हारी जान चली जाएगी। निकोलाई एडविन को शुक्रिया कहता है और आगे बढ़ने लगता है। एडविन उस फूल के जहर को लगे हुए चाकू को अपने पास ही रख लेता है और उन सभी के साथ आगे बढ़ता है। अब वो लोग एक चट्टान पर आते हैं। इजाबेल कहती है उन्हें आराम कर लेना चाहिए। अब इजाबेल एक छोटी सी लकड़ी को एक पत्ते पर रखती है और उसे पानी में छोड़ देती है लेकिन वो पत्ती पानी में लगातार घूमने लगती है। असल में ये चीज एक कंपास की तरह काम करती है लेकिन ये पत्ती तो किसी भी दिशा को दिखा ही नहीं रही थी। ये तो जगह पर लगातार घूम रही थी। इसे देखकर रोयस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो इस जगह के सूरज को देखकर भी परेशान था क्योंकि वो लोग जब से इस जगह पर आए हैं तब से सूरज अपनी जगह से हिला तक नहीं है। अब रोयस इजाबेल से कहता है उन सभी लोगों को चुना गया है। इजाबेल कहती है तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? तब रोयस कहता है ये सभी लोग लड़ाकू है सिवाय डॉक्टर एडविन को छोड़कर। इजाबेल कहती है तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? तब रोयस कहता है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इजाबेल कहती है फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो सभी लोग इस जंगल की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इन लोगों को कुछ बक्से दिखाई देते हैं। रोयस और बाकी सभी लोग जब इन बक्सों में चेक करते हैं तो इनमें कुछ नहीं होता लेकिन वो लोग इतना तो जरूर जानते थे कि इन बक्सों में कुछ न कुछ तो जरूर लैंड हुआ है। अब ये लोग उन बक्सों को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मोम्बासा का पैर एक पेड़ के मूले में अटक जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और तभी अचानक एक ट्रैप खुल जाता है जिसके बाद इन सभी लोगों पर चारों ओर से हमला होने लगता है। ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब इजाबेल भी इन ट्रैप से बचते हुए भाग रही थी लेकिन अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाती है। इस गड्ढे में कुछ नुकीली लकड़ियों को खड़ा कर दिया गया था और इजाबेल उसी गड्ढे में जाकर गिरी थी। अब इजाबेल मदद के लिए पुकारती है क्योंकि उसका हाथ छूट रहा था, अगर वो नीचे गिरी तो मारी जाएगी। तभी रोयस उसके पास आता है और वो उसे खींचकर ऊपर निकलता है। अब इजाबेल अपने स्नाइपर के स्कोप से देख लेती है कि ये ट्रैप किसने बिछाया है। अब ये सभी लोग उस आदमी के पास जाते हैं जिसने ये ट्रैप बिछाया था जो कि ऑलरेडी मरा हुआ था। डॉक्टर एडविन बताता है कि इस आदमी को मरे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब रोयस सभी से कहता है कि उसने ये ट्रैप हमारे लिए नहीं बिछाया था, ये उसने किसी बड़ी चीज को मारने के लिए बिछाया था क्योंकि ट्रैप में जो लकड़ी लगाई गई थी वो इससे 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। लेकिन वो जो भी चीज थी उसने इस खतरे को पहले ही भाप लिया और इस सोल्जर को मार दिया। अब निकोलाई को इस सोल्जर के पास एक डायरी मिलती है जिससे इन लोगों को पता चलता है ये एक यूएस सेना का फौजी था। अब वो सभी लोग इस सोल्जर को यहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अब मोम्बासा को वहीं के एक पेड़ पर कुछ गड़बड़ लगती है लेकिन कुछ नजर न आने की
वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब हम एक चीज को देखते हैं जो उन पर दूर से ही नजर रख रही थी। अब वो सभी लोग जंगल के एक ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद ये लोग आसमान में देखते हैं तो कुछ प्लैनेट्स जो कि इनके बहुत करीब होते हैं, और ये सभी लोग ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान थे। अब रॉय सभी से कहता है उन्हें एक नए प्लान की जरूरत है, और इतना कहकर वो लोग जंगल में वापस लौट जाते हैं। जंगल में एक ड्रोन अचानक उनके ऊपर से गुजरता है, जिसे देखकर ये सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। अब अचानक इन सभी लोगों पे कुछ एलियन हंटिंग डॉग्स हमला कर देते हैं। ये लोग भी उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। अब स्टैंस पर एक डॉग हमला कर देता है। स्टैंस इसकी गर्दन पर कई बार हमला करता है, लेकिन उसके वार से उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर एंड वक्त पर मोम्बासा आता है और स्टैंस की जान बचाता है। इधर इजाबेल की तरफ भी एक डॉग बढ़ने लगता है, और तभी इजाबेल की स्नाइपर भी रिलोड पर आ जाती है। अब इजाबेल अपने पिस्टल निकालती है और उसे अपने ही सर पर रख देती है, और वो अपने आप को मारने वाली होती है, क्योंकि वो इस डॉग के हाथों से तड़पते हुए मरना नहीं चाहती थी। अब तभी वहाँ पर एक सीटी की आवाज आती है, जिसे सुनकर ये सभी एलियन हंटिंग डॉग्स वहाँ से वापस भाग जाते हैं। अब डॉक्टर एडविन कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब रॉयस कहता है उन सभी का शिकार किया जा रहा है। वो पिंजरे, शिकारी और हम यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद के लिए लाए गए हैं। वो जो कोई भी है, उन्होंने सबसे पहले हमें अलग किया। वो हम पर नजर रखते रहे, परखते रहे। अब मोम्बासा नोटिस करता है कि उनमें से एक गायब है। अब सभी लोगों को कुचिलो की आवाज आने लगती है। तभी उन्हें कुचिलो कुछ दूरी पर बैठा हुआ दिखाई देता है। अब इजाबेल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसे रॉयस रोक देता है। अब रॉयस एक पत्थर उठाता है और कुचिलो की तरफ फेंकता है। तभी उस पत्थर के एक ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब रॉयस समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। अब वो सभी लोग फैसला करती है कि वो कुचिलो को यहीं छोड़कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इजाबेल ऐसा करने से मना करती है। अब वो सभी लोग इजाबेल और कुचिलो को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इजाबेल कुचिलो को इस तरह दर्द में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने स्नाइपर से कुचिलो को मार देती है। अब रॉयस और बाकी सभी लोग एलियन हंटिंग डॉग्स का पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक जगह पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन्हें एक भयानक नजारा देखने के लिए मिलता है। इस जगह पर कुछ जानवरों को उल्टा टांग दिया गया था और उनकी खाल तक खींच ली गई थी। अब यहाँ पर ये सभी लोग एक प्रेडेटर को एक खंभे से बांधा हुआ देखते हैं। ये सभी लोग घबराते हुए उसके पास जाने लगते हैं। अब रॉयस उन सभी लोगों को वहीं छोड़कर चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है। अब निकोलाई घबराते हुए उस प्रेडेटर के पास जाता है, लेकिन तभी वो प्रेडेटर होश में आ जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। अब वो सभी लोग इस जगह से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि रॉयस ने उन सभी को यहीं पर छोड़ दिया है और वो अकेला यहाँ से भाग गया है। अब वो सभी लोग उस जगह से भागने लगते हैं। अब मोम्बासा सभी से कहता है रुको, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और इतना कहते ही कुछ नुकीले हथियार मोम्बासा की छाती के आर पार हो जाते हैं। तभी रॉयस जो वहीं पर ही एक जगह पर छुपा था, वो मोम्बासा के आसपास फायरिंग करने लगता है और उन सभी लोगों से कहता है भागो। निकोलाई अपने मशीन गन से मोम्बासा के आसपास फायरिंग करने लगता है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो सभी लोग उस अदृश्य चीज से बचने के लिए वहीं के पास के झरने में कूद जाते हैं। अब ये सभी लोग उस जगह से बच निकलते हैं। अब हम वहाँ पर एक प्रेडेटर को देखते हैं जो अदृश्य था, जिसने इन सभी लोगों पर हमला किया था। इधर हम इजाबेल, रॉयस और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि एक बड़ी सी चट्टान के नीचे आकर छुपते हैं। इजाबेल रॉयस को एक चाटा मारती है, क्योंकि उसी की वजह से मोम्बासा मारा गया था। रॉयस ने जानबूझकर इन सभी को खतरे में ढकेला था, और फिर उस जगह से भाग गया और कहीं जाकर छुप गया, और दूर से ही नजर रखने लगा कि कब वो चीज इन सभी पर हमला करेगी। अगर रॉयस ऐसा नहीं करता तो मोम्बासा जिंदा होता, लेकिन रॉयस उन सभी को समझाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन उन्हें मारना चाहता है। वो कहता है अब हमें पता चल चुका है, ये कोई बड़ी सी चीज है जो अदृश्य होने की शक्ति रखती है। अब मुझे तुम सभी का साथ चाहिए, ये जो भी चीज है इसे खत्म करने के लिए। अब वो सभी लोग मान जाते हैं और रॉयस उन्हें एक नया प्लान बताता है। ये सभी लोग एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं और वहाँ पर उस प्रेडेटर का आने का इंतजार करने लगते हैं। अब उस जंगल में एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, लेकिन वो पेड़ों के पीछे छुप रहा था, इसीलिए वो लोग डॉक्टर एडविन को उसका चारा बनाकर आगे भेजते हैं। अब वो क्रिएचर डॉक्टर एडविन के पीछे लग जाता है। डॉक्टर एडविन चिल्ला चिल्ला कर इजाबेल से कहता है जल्दी बुलेट फायर करो, लेकिन इजाबेल उस पर परफेक्ट एम पकड़ना चाहती थी। अब वो क्रिएचर डॉक्टर एडविन के बहुत करीब आ जाता है और तभी इजाबेल गोली मारकर उसे नीचे गिरा देती है। अब डॉक्टर एडविन इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इजाबेल ने जल्दी से फायर करके उस क्रिएचर को मारा क्यों नहीं। अगर जरा सी देर हो जाती तो डॉक्टर एडविन का खेल खत्म था। अब इजाबेल यहाँ पर कंफ्यूज थी, क्योंकि उसकी बुलेट तो मिस हो गई थी, यानी कि इस क्रिएचर को किसी और चीज ने ही मारा था। तभी उन्हें एक धीमी आवाज आने लगती है और तभी हम वहाँ पर एक अदृश्य आदमी को देखते हैं, जो कि अब उन सभी को दिखाई देने लगता है। इस आदमी का नाम नोलैंड होता है। नोलैंड उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब वो सभी लोग नोलैंड के पीछे पीछे उसके ठिकाने तक आ जाते
हैं। नोलैंड एक बहुत ही पुरानी स्पेसशिप के अंदर छुप कर रहता है। नोलैंड उस सभी से कहता है ये शिप पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी बहुत पावर बची है। अब नोलैंड उन सभी को अपने रूम में लेकर जाता है और उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। अब इजाबेल नोलैंड से पूछती है तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? तब नोलैंड कहता है मुझे जो कुछ भी मिला मैंने उससे गुजारा करके अपने आप को जिंदा रखा। अब रोयस इन प्रेडेटर्स के बारे में नोलैंड से पूछता है। नोलैंड कहता है ये परभक्षी है जो कि शिकार करते हैं और हम यहाँ पर उन सभी के शिकार हैं। ये दो तरह के होते हैं, बड़े और छोटे। जो बड़े परभक्षी है वो छोटों को मार रहे हैं। इन परभक्षियों को शिकार करने में मजा आता है। ये परभक्षी सबसे पहले अपने शिकार को ढूंढते हैं और फिर उन्हें इस जंगल में लाकर छोड़ देते हैं और फिर इस जंगल में उनका शिकार करते हैं। नोलैंड कहता है उनके पास एक अंतरिक्ष यान है जो कि उनके कैंप से 30 गज दूर है और ये लोग उसी में इस जगह से बाहर जाते हैं। अब नोलैंड इतना कहकर सोने चला जाता है। इधर हम हांजो को देखते हैं जिसे इस स्पेसशिप के अंदर एक तलवार मिलती है जो उसे बहुत पसंद आती है, इसलिए हांजो उसे अपने पास रख लेता है। रोयस इजाबेल से कहता है वो किसी भी तरह से इन प्रेडेटर्स के अंतरिक्ष यान को ढूंढ निकालेगा और इस जगह से निकलेगा। अब इजाबेल हंसती हुई कहती है तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हें 1 घंटे में अंतरिक्ष यान भी चलाना आ गया। रोयस कहता है उसे अंतरिक्ष यान चलाना नहीं आता, लेकिन उन्होंने जंगल में जिस प्रेडेटर को बांधा हुआ देखा था वो उनकी मदद कर सकता है। अब वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे तभी अंदर जहरीला धुआं आने लगता है जिसे देखकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। वो इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस रूम का दरवाजा बाहर से लॉक होता है। वो लोग रूम के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर नोलैंड नहीं होता। असल में नोलैंड ही इस जहरीले धुएं को इस रूम के अंदर डाल रहा था। वो इन सभी को मारकर इनका खाना लेना चाहता था। अब बाकी सभी लोग इस रूम का दरवाजा तोड़ने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन रोयस अपने गन लेता है और उस जगह पर एक छोटा सा धमाका करता है। धमाके की आवाज नीचे घूम रहा प्रेडेटर सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग इस स्पेसशिप के अंदर छुपे हैं। अब वो प्रेडेटर अंदर चला जाता है, उसे वहाँ पर नोलैंड दिखाई देता है। वो प्रेडेटर नोलैंड के एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब बाकी सभी लोग इस स्पेसशिप का रूम का दरवाजा तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वो लोग इस स्पेसशिप से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर एडविन उनसे अलग हो जाता है और वो स्पेसशिप के अंदर ही फंस जाता है। अब डॉक्टर एडविन बाकी सभी से मदद मांगता है, लेकिन वो लोग अब वापस नहीं आने वाले थे। अगर वो डॉक्टर एडविन को बचाने के लिए गए तो वो भी मारे जाएंगे। अब डॉक्टर एडविन की तरफ वो प्रेडेटर बढ़ने लगता है, तभी वहाँ पर निकोलाई आ जाता है और वो डॉक्टर एडविन को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो प्रेडेटर निकोलाई को जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से निकोलाई वहीं पर ही गिर जाता है। अब डॉक्टर एडविन निकोलाई को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो प्रेडेटर निकोलाई की छाती में चाकू घुसा लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है। अब निकोलाई अपने हाथ में 2 ग्रेनेड लेता है और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से निकोलाई और वो प्रेडेटर मारा जाता है। इधर बाकी सभी लोग टाइम पर इस स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इस धमाके से उनकी जान बच पाती है। अब वो सभी लोग इस जगह से भागने लगते हैं। अब वहाँ पर 2 प्रेडेटर आते हैं, उनमें से एक उन सभी के पैरों का निशानों का पीछा करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर हम रोयस और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि उस बांधे हुए प्रेडेटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हांजो को लगने लगता है उसके पीछे कोई है, इसलिए वो वहीं पर ही रुक जाता है और उन सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है। तभी हम उनके पीछे एक प्रेडेटर को देखते हैं जो कि अदृश्य था, अब वो दिखाई देने लगता है। अब उस प्रेडेटर और हांजो के बीच में फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान हांजो मारा जाता है, लेकिन साथ ही वो उस प्रेडेटर को लेकर मरता है। इधर हम जंगल में रोयस, एडविन और इजाबेल को देखते हैं जो कि जंगल में उस प्रेडेटर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक डॉक्टर एडविन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। अब डॉक्टर एडविन चल नहीं सकता था, इसीलिए रोयस कहता है अगर हम डॉक्टर एडविन को लेकर चले गए तो वो प्रेडेटर्स हमें जल्द ही पकड़ लेंगे, लेकिन इजाबेल ऐसा करने के लिए मना करती है। वो कहती है मैं डॉक्टर एडविन के साथ रुकूंगी, इसीलिए रोयस इजाबेल और डॉक्टर एडविन को वहीं छोड़कर जंगल में आगे बढ़ जाता है। अब हमें रोयस को दिखाया जाता है जो कि उस प्रेडेटर के पास पहुंच जाता है। रोयस उस प्रेडेटर के पास घबराते हुए जाता है। उस प्रेडेटर को इंसानों की भाषा समझ आती थी। रोयस उस प्रेडेटर से कहता है अगर तुम मुझे मेरे ग्रह पर वापस भेज दोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, और इतना कहकर रोयस उस प्रेडेटर को आजाद कर देता है। आजाद होने के बाद वो प्रेडेटर रोयस ने जैसा कहा था अपने अंतरिक्ष यान में अर्थ की कोऑर्डिनेट्स को सेट करता है। अब हम उस प्रेडेटर के अंतरिक्ष यान को देखते हैं जो कि उनसे थोड़ी दूर था। इधर हम इजाबेल और एडविन को देखते हैं जो कि रोयस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अब प्रेडेटर इजाबेल और एडविन को एक गड्ढे में डाल देता है। इसके बाद
बाद वो रोएस और उस दूसरे वाले प्रेडेटर के पास पहुंचता है। अब इस प्रेडेटर को देखकर रोएस पीछे हटने लगता है। अब रोएस ने जिस प्रेडेटर को आजाद किया था उसके और इस किलर प्रेडेटर के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट के दौरान रोएस ने जिस प्रेडेटर को आजाद किया था वो मारा जाता है। अब रोएस उस प्रेडेटर के अंतरिक्ष यान में बैठ गया था जिसके अंदर अर्थ की कोऑर्डिनेट्स को सेट कर दिया गया था। अब वो अंतरिक्ष यान टेक ऑफ कर जाता है और वो किलर प्रेडेटर इसे नीचे से देख रहा था। वो किलर प्रेडेटर उस अंतरिक्ष यान को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम इजाबेल और डॉक्टर एडविन को देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर एडविन अपना असली रंग दिखाने लगता है। डॉक्टर एडविन इजाबेल के गर्दन पर उसके जहरीले चाकू से कट लगा देता है, जिसकी वजह से इजाबेल का शरीर पैरालाइज होने लगता है। अब डॉक्टर एडविन अपनी सच्चाई बताता है। वो कहता है वो अर्थ पर भी लोगों को इसी तरह से मारा करता था और उसे इस काम में मजा आता है, यानी कि वो एक संगी है और वो इस जगह से नहीं जाना चाहता। वो इंसानों की दुनिया में उनसे अलग है, लेकिन वो यहाँ पर इन प्रेडेटर्स की तरह ही है। वो इसी जगह पर रहना चाहता है और इन प्रेडेटर्स के साथ इंसानों को मारना चाहता है। अब वो इजाबेल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रोएस आ जाता है। असल में रोएस उस अंतरिक्ष यान के अंदर बैठा ही नहीं था जिसे उस प्रेडेटर ने ब्लास्ट किया था। रोएस उन दोनों को उस गड्ढे से बाहर निकालता है। अब इजाबेल रोएस को एडविन की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो रोएस को कुछ बता नहीं पाती। अब एडविन चुपचाप से पीछे से आता है और रोएस को मारने वाला होता है, लेकिन तभी रोएस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके चाकू को उसी के गर्दन में घुसा देता है। अब रोएस एडविन की लाश को खींचते हुए उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उस प्रेडेटर को बांधा गया था। रोएस डॉक्टर एडविन के जरिए उस किलर प्रेडेटर को मारना चाहता था, इसीलिए वो डॉक्टर एडविन के चारों ओर बारूद को बिछा देता है और अपने बॉडी पर काली मिट्टी लगा लेता है। अब जैसे ही प्रेडेटर वहाँ पर आता है वो डॉक्टर एडविन को पलटाता है और वो जैसे ही डॉक्टर एडविन को पलटाता है एडविन की बॉडी पर लगे हुए ग्रेनेड्स ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेडेटर उस ब्लास्ट में घायल हो जाता है। अब रोएस उस प्रेडेटर के चारों ओर आग लगा देता है। उस प्रेडेटर का देखने का विजन अलग था, जिसकी वजह से वो रोएस को ठीक तरीके से देख नहीं पाता। वो प्रेडेटर रोएस को अच्छे से देख नहीं पा रहा था, इसीलिए रोएस उस पर कई सारे छुपकर हमले करता है। अब रोएस एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है, लेकिन उसकी धड़कन बहुत तेज धड़क रही होती है, जिसकी वजह से प्रेडेटर उसके लोकेशन का पता कर लेता है। अब वो प्रेडेटर रोएस की तरफ एक बुलेट फायर करता है और वो बुलेट जाकर उस पेड़ को लगती है और एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसकी वजह से रोएस घायल हो जाता है। एक पॉइंट पर वो प्रेडेटर रोएस को पकड़ता है और हवा में उठा लेता है। इसके बाद वो उसे जमीन पर पटक देता है। अब वो प्रेडेटर अपने खंजर से रोएस को मारने वाला होता है। इधर हम इजाबेल को देखते हैं जो कि किसी तरह से अपनी स्नाइपर से उस प्रेडेटर के छाती में गोली मारती है, जिसके बाद वो प्रेडेटर रोएस को छोड़ देता है। अब रोएस वहीं के कुल्हाड़ी को उठाता है और उस प्रेडेटर के हाथ को ही उसके धड़ से अलग कर देता है। अब इसके बाद वो उस कुल्हाड़ी से उस प्रेडेटर की गर्दन उड़ा देता है, जिसके बाद वो प्रेडेटर मारा जाता है। अब रोएस इजाबेल के पास आता है। वो दोनों भी इस लड़ाई में बहुत घायल हो चुके थे। अब सुबह होती है और वो कुछ और पैराशूट्स को इस जंगल में आता हुआ देखते हैं। अब रोएस इजाबेल से कहता है चलो अब घर लौटने का रास्ता ढूंढते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है। तो यही थी इस प्रेडेटर मूवी की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल एक्सप्लेनर विकी पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।